वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। और सबसे पहले भारत में कौन आता है? पुर्तगाली आता है। तो पुर्तगाली से क्या क्या प्रश्न बनेंगे आपके किसी भी एग्जाम के लिए, जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें किसी भी एग्जाम में आपके लिए अगर इस टॉपिक से प्रश्न आता है पुर्तगालियों के आगमन से, तो यहाँ से बाहर से नहीं आएगा साथियों। तो आइए शुरू करते हैं भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। साथियों देखो, तो प्रश्न हमारा बनता है कि 1453 में क्या हुआ था? उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर को जीत लिया था और कस्तूनिया पे अधिकार कर लिया। कहाँ अधिकार कर लिया? कस्तूनिया पर। किसने? उस्मानिया सल्तनत ने कस्तूनिया पे अधिकार कर लिया। कब अधिकार कर लिया? तो 1453 में। तो जो पुराने व्यापारिक मार्ग थे पूर्व से पश्चिम देशों के लिए, उस पुराने मार्ग पे क्या हुआ? अंकुश लग गया, बंद हो गया। क्यों? क्योंकि वो मार्ग जो था वो तुर्कों के नियंत्रण में चला गया था। किसके नियंत्रण में चला गया था? तुर्कों के नियंत्रण में चला गया था। इसीलिए ये जो मार्ग थे आपके बंद हो गए और जो यूरोपीय कंपनी थे, यूरोपीय व्यापारी थे, वो भारत की खोज के लिए जुड़ गए, नए व्यापारिक मार्ग की खोज के लिए, नए समुद्री व्यापारिक मार्ग की खोज के लिए जो सुरक्षित रहे। क्योंकि यह तुर्कियों के नियंत्रण में जाने से क्या हुआ था? जो पुराने व्यापारिक मार्ग थे वो सुरक्षित नहीं थे। इस कारण से यूरोपियों ने क्या किया? तो नए समुद्री मार्ग की खोज के प्रयास में लग गए। अब देखो, यूरोप के लिए समुद्री मार्ग खोजना उतना कठिन कार्य नहीं था। क्यों कठिन नहीं था? क्योंकि उन्होंने जहाज निर्माण में महारत हासिल कर ली थी और उन्होंने एक यंत्र बनाया था, उसका नाम था कुतुबुन्नुमा यंत्र। क्या बनाया था? कुतुबुन्नुमा। ये क्या था? दिशा सूचक यंत्र था। क्या था? तो ये दिशा सूचक यंत्र था। अब हमारा पहला प्रश्न क्या बनता है? कौन सी यूरोपीय व्यापारी पहली बार भारत में आया? तो कौन आया? पुर्तगाली आया। कौन आया? पुर्तगाली। अब देखो, अब हम देखेंगे क्या? यूरोपियों के आने का क्रम और यूरोपीय कंपनी के गठन का क्रम। तो देखो, सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली आया। कब आया पुर्तगाली? 1498 में आया। डच कब आया? 1595 में आया। ब्रिटिश कब आया? 1600 में आया। डेनिश कब आया? 1660 में आया। कब आया? 1616 में आया। फ्रेंच कब आया? 1664 में आया। साथियों अब देखो, गठन के क्रम में देखते हैं। गठन में सबसे पहले पुर्तगाली आया। पुर्तगाली कंपनी की गठन होती है 1498 में। फिर ब्रिटिश कंपनी का गठन होता है 1599 में। फिर डच का गठन होता है 1602 में, 1602 में। फिर डेनिश का होता है 1666 में, 1616 में। फ्रेंच का होता है कब? 1664 में। देखो फिर से एक बार देखते हैं। अगर आपसे देखो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि यूरोपीय कंपनी के आने के क्रम को व्यवस्थित करें, तो कौन आया? पुर्तगाली आया, फिर डच आया, फिर ब्रिटिश आया, फिर डेनिश आया, फिर फ्रेंच आया। अगर आपसे पूछ दे कि यूरोपीय कंपनी के गठन के क्रम को व्यवस्थित करें, तो पुर्तगाली आया, फिर ब्रिटिश आया, फिर डच, फिर डेनिश, फिर फ्रेंच कंपनी की स्थापना हुई थी। तो याद रखना साथियों, आपको बस ये दो एक्सचेंज करने हैं आपको, कंपनी के गठन में और आगमन में। साथियों यूरोपीय कंपनी के आगमन में। अब देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या बनता है? नए समुद्री मार्ग की खोज का पहला कदम किसने उठाया था? तो पुर्तगाल और स्पेन दोनों ने मिलकर उठाया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों ने नए समुद्री मार्ग की खोज का पहला कदम उठाया था। देखो, इन देशों ने अपनी सरकार की सहायता से भौगोलिक खोज का एक नया युग प्रारंभ किया। किसने? कौन से दो देशों ने? तो पुर्तगाल और स्पेन ने साथियों भौगोलिक खोज का एक नया युग को प्रारंभ किया। अब देखो, अगला प्रश्न हमारा बनता है, किस देश का व्यापारी कोलंबस 1492 में भारत की खोज के लिए निकला परंतु अमेरिका की खोज कर दी? तो ये जो थे आपके, ये स्पेन के नाविक थे कोलंबस, जिन्होंने क्या किया? ये भारत की खोज के लिए निकले, लेकिन पहुंच कहां गए? अमेरिका पहुंच गए साथियों। और अमेरिका की खोज कब हुई? 1492 में अमेरिका की खोज हुई। किसके द्वारा? कोलंबस के द्वारा। किसके द्वारा? तो कोलंबस के द्वारा। अब देखो साथियों, कोलंबस कहां के थे? स्पेन के थे। अब अगला प्रश्न हमारा है, वास्को डिगामा कलिकट पर किस वर्ष आया? वास्को डिगामा कलिकट पे आया था। कहा? कलिकट बंदरगाह। कलिकट पे कब आया? तो 1498 में वास्को डिगामा कलिकट पे आया। कब आया? 1498 में साथियों। अब देखो, ये जो कलिकट पे आया, तो देखो प्रश्न क्या बनते हैं? मई 1498 में पुर्तगाल के नाविक वास्को डिगामा ने एक नया समुद्री मार्ग खोज निकाला। यह केप ऑफ गुड होप होकर भारत के कलिकट अर्थात काप्पर गांव पहुंचा। कहां पहुंचा? तो भारत के कलिकट में पहुंचा, कलिकट बंदरगाह पे पहुंचा। और किस गांव में पहुंचा? तो काप्पर गांव में पहुंचा। अब देखो, अब यहां से आपके मन में चल रहा होगा कि ये केप ऑफ गुड होप क्या है? तो देखो, 1487 में बार्थोलोमियो डियाज, कौन? तो बार्थोलोमियो डियाज नामक एक पुर्तगाली अफ्रीका के दक्षिण तट पर पहुंच गया। कहां पहुंचा? तो अफ्रीका के दक्षिण तट पे पहुंच गया
और इस जगह को केप ऑफ गुड होप कहा। क्या कहा? इस जगह को केप ऑफ गुड होप कहा। समझ गए? तो केप ऑफ गुड कहां पे है? तो अफ्रीका के दक्षिण तट पे है, जिसकी खोज किसने की थी? तो बार्थोलोमियो डियाज ने की थी। किसने की थी? तो बार्थोलोमियो डियाज ने की थी। अब केप ऑफ गुड होप का अन्य नाम क्या है? तो उत्तमासा अंतरीप। क्या नाम है? उत्तमासा अंतरीप नाम है। देखो, जो वास्को डिगामा आया था वह किसकी सहायता से आया? तो एक गुजराती व्यापारी था, अब्दुल मजीद की सहायता से वो कलिकट बंदरगाह पहुंचा। ऐसा नहीं है कि पुर्तगाल से यहां तक आ गया इसकी सहायता से, बस कलिकट बंदरगाह वास्को डिगामा किसी सहायता से पहुंचा। तो एक गुजराती व्यापारी था अब्दुल मजीद, उसकी सहायता से पहुंचा। जब कलिकट में आया तो स्वागत इसका किसने किया? तो हिंदू शासक था जमोरीन। कौन था? जमोरीन। जमोरीन ने इसका कलिकट बंदरगाह पे क्या किया? तो स्वागत किया। किसने? जमोरीन ने। और वास्को डिगामा ने कलिकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त किया। अभी मैंने तुरंत बताया कलिकट का शासक कौन था, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो वास्को डिगामा ने क्या किया? इससे व्यापार का अधिकार प्राप्त किया। जैसे ही इसने व्यापार का अधिकार किया तो जो वहां अरब व्यापारी रहते थे उन्होंने क्या किया? वास्को डिगामा का विरोध किया। क्या किया? तो वास्को डिगामा का विरोध किया। इस विरोध के कारण वास्को डिगामा मसाला को लेकर के वापस लौट गया वो, और पूरी यात्रा की कीमत का 60 गुना दामों में वो मसाला बिका साथियों। कितने गुना दामों में? 60 गुना दामों में बिका। अब 60 गुना दामों में बिका तो और भी जो पुर्तगाली व्यापारी थे वो भी भारत की तरफ आकर्षित हुए। आई बात समझ में? मैंने क्या बोला आपको कि वास्को डिगामा 1498 में कलिकट के तट पर आया। जिसकी सहायता किसने की? तो एक व्यापारी था अब्दुल मजीद नामक गुजराती व्यापारी ने इसकी सहायता की। जब यह आया तो जमोरीन ने क्या किया? इसका स्वागत किया और व्यापार का अधिकार दे दिया कि लो तुम व्यापार करो। अब व्यापार का अधिकार दे दिया तो अरब यात्रियों ने, अरब व्यापारियों ने क्या किया? इसका विरोध कर दिया। क्यों? आर्थिक लाभ के कारण विरोध किया, जिस कारण से वास्को डिगामा मसाला लिया और मसाला लेके कहां चला गया? वापस चला गया। कहां? तो पुर्तगाल चला गया। और ये मसाला वहां कितने गुना दामों में बिका? तो 60 गुना दामों में बिका। आई बात समझ में साथियों? इस कारण से और भी जो पुर्तगाली व्यापारी थे या यूरोपीय व्यापारी थे वो भारत की तरफ आकर्षित हुए। अब देखो, यहां से एक प्रश्न बनता है कि पुर्तगाली शासक मैनुअल प्रथम द्वारा वास्को डिगामा को वाणिज्य के प्रधान की उपाधि दी गई। अगर आपसे पूछे कि वास्को डिगामा को वाणिज्य के प्रधान की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो पुर्तगाल के शासक थे मैनुअल प्रथम के द्वारा इनको क्या दिया गया? तो वाणिज्य के प्रधान की उपाधि दी गई। अब देखो, पुर्तगालियों का दूसरा अभियान कलिकट बंदरगाह पर पेड्रो अल्वारेज कैम्ब्रोल के नेतृत्व में कब आया था? प्रश्न क्या हमारा है? पुर्तगालियों का दूसरा अभियान कलिकट बंदरगाह पर पेड्रो अल्वारेज कैम्ब्रोल के नेतृत्व में कब आया? तो कब आया? 1500 में आया। कब आया? 1500 में आया। अब देखो, पेड्रो अल्वारेज कैम्ब्रोल ने ब्राजील की खोज की। अब मैंने अभी बताया था अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने की साथियों। ठीक है, फिर मैंने बताया था केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? बार्थोलोमियो डियाज ने की। और अभी मैंने क्या बताया? ब्राजील की खोज किसने की? तो पेड्रो अल्वारेज कैम्ब्रोल ने की। ठीक है, और पेड्रो अल्वारेज कैम्ब्रोल के नेतृत्व में बार्थोलोमियो डियाज, मैंने क्या बोला? पेड्रो अल्वारेज कैम्ब्रोल के नेतृत्व में बार्थोलोमियो डियाज के साथ 13 जहाज और 1200 लोगों का एक बड़ा बेड़ा भाड़ा पता है। कितने जहाज? 13 जहाज और 1200 लोगों का, लगभग साथियों ये आंकड़ा है, लगभग 13 जहाज और 1200 लोगों का एक बड़ा बेड़ा भारत में आता है। और कैम्ब्राल को कलिकट में जमोरीन को परास्त करने के लिए अरबों से युद्ध लड़ना पड़ता, इसीलिए कैम्ब्रोल ने क्या किया? तो कोचीन और कुन्नूर में व्यापार सुरक्षित करने हेतु कलिकट को छोड़ दिया। देखो, अब यहां से आपके मन में डाउट चल रहा होगा कि कैम्ब्रोल को आखिर युद्ध करना क्यों पड़ता? क्योंकि जो अरब व्यापारी थे वो पुर्तगालियों का विरोध कर रहे थे आर्थिक लाभ के कारण। तो अगर वो यहाँ पे आते तो उसको क्या होता? युद्ध लड़ना पड़ता। और जब युद्ध लड़ना पड़ता, इसलिए इन्होंने क्या किया? अपना सुरक्षित मार्ग चुना, सुरक्षित व्यापार किया और वापस लौट गया। तो मैंने क्या बोला? कैम्ब्रोल को कलिकट में जमोरीन को परास्त करने के लिए अरबों से युद्ध लड़ना पड़ता, इसीलिए कैम्ब्रोल ने कोचीन और कन्नूर में व्यापार सुरक्षित करने हेतु कलिकट को छोड़ दिया और काफी बड़े मुनाफे के साथ कहां लौट गया? तो लिस्बन लौट गया। कहां लौट गया? लिस्बन लौट गया। अब देखो, अगला प्रश्न हमारा बनता है कि वास्को डिगामा दूसरी बार कब आया? पहली बार आया तो 60 गुना कमाया। अब दूसरी बार आया तो ये कब आया वास्को डिगामा? तो दूसरी बार आया 1502 में। कब आया? 1502 में वास्को डिगामा दूसरी बार भारत आया। अब देखो, अक्टूबर 1502 में फिर वास्को डिगामा कलिकट आया और पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कलिकट में स्थापित हुई, जिसे जमोरीन के द्वारा क्या करवा दिया गया? बंद करवा दिया गया। याद रखना, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहां स्थापित हुई? कलिकट में स्थापित हुई, जिसे किसने बंद करवाया? जमोरीन ने बंद करवाया।
वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया? 1498 में। दूसरी बार कब आया? 1502 में आया। और एक फैक्ट्री की स्थापना हुई, पहली फैक्ट्री थी, कहाँ हुई? कलिकट में हुई साथियों। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है साथियों, चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। देखो साथियों, अब अगला पॉइंट बनता है 1503 में काली मिर्च और मसाला के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के लिए। मैंने क्या बोला? 1503 में काली मिर्च और मसाला के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के लिए पुर्तगालियों ने कोचीन के पास अपनी व्यापारिक कोठी बनाई। इसने क्या बनाया? अगर मैं आपसे पूछूं कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कहां बनाई तो क्या बोलोगे? कोठी बनाई कोचीन में। इसके बाद फिर से इसने एक और फैक्ट्री बना दी। कहां? कुन्नूर में बनाई। कब बनाई? 1505 में बनाई। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कलिकट में पहली फैक्ट्री कब बनाई इसने? 1502 में बनाई। और मैं अगर पूछूं कि दूसरी फैक्ट्री इसने कब बनाई? 1505 में बनाई। कहां बनाई? कुन्नूर में बनाई। और कोठी कहां बनाई? तो कोठी जो बनाई थी वो कोचीन में बनाई थी 1503 में साथियों, व्यापार का एकाधिकार प्राप्त करने के लिए। अब अगला प्रश्न हमारा है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। कहीं कहीं आपको अल्मीडा ही मिल जाएगा लिखा हुआ। पूरा नाम क्या था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। पुर्तगाली उपनिवेश में प्रथम वायसराय जो भारत में आया था कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। देखो, भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इसने मजबूत समुद्रिक नीति का प्रचालन किया या संचालन किया, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति कहा गया है। देखो साथियों, मैं थोड़ा डीप पढ़ा रहा हूं आपको ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो मैंने क्या बोला कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और इसने क्या किया? तो ब्लू वाटर पॉलिसी लाई। क्यों? समुद्र नीति को मजबूत करने के लिए। इसे शांत जल की नीति भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? तो किसने अपनाई? पुर्तगालियों ने लगाई थी। पुर्तगाली के वायसराय कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा। देखो, अल्मीडा का विजन था कि पुर्तगालियों का हिंद महासागर पर प्रभुत्व स्थापित होना, कि पुर्तगालियों का हिंद महासागर पे क्या हो जाए? प्रभुत्व स्थापित हो जाए। अब अगला प्रश्न आपका है, किस पुर्तगाली वायसराय ने अल्मीडा का ब्लू वाटर पॉलिसी बंद करवाया? अब अल्मीडा ने ब्लू वाटर लगाया, एक वायसराय आया अगला जिसने क्या किया? तो ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद करवा दिया। तो कौन वो वायसराय था? तो देखो, वो वायसराय का नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसने क्या किया? ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद करवा दिया। देखो, ये जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, यह दूसरा वायसराय बनकर आया था और इसने अल्मीडा का ब्लू वाटर पॉलिसी क्या किया? बंद किया। तो देखो, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया? अल्मीडा ने लाया। बंद किसने किया? अल्बुकर्क ने किया। किसने किया? अल्बुकर्क ने किया। यह हिंद महासागर के सभी प्रवेश द्वार पर अपने बेस स्थापित किया। इसने क्या किया? अल्बुकर्क ने क्या किया? इन्होंने क्या किया? तो हिंद महासागर के जितने भी प्रवेश द्वार थे जहां से कोई और व्यापारी भारत में आते, उस सभी जगह इसने क्या किया? बेस स्थापित कर दिया। क्या किया? बेस स्थापित किया। अब यहां से प्रश्न बनता है, ये अल्बुकर्क आया कब था? ये 1503 में भारत आया था और ये स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में भारत आया था और 1509 में वायसराय बना और 1515 तक उसने भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में विशेष भूमिका निभाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में भारत में किसने विशेष भूमिका निभाई? तो अल्बुकर्क ने निभाई। ठीक है साथियों। और इसने क्या किया? तो हिंद महासागर के सभी प्रवेश द्वार पर अपना एक बेस स्थापित किया। अपना मतलब पुर्तगालियों का एक बेस स्थापित किया। अब अगला प्रश्न आपका है, किस पुर्तगाली वायसराय ने 1510 में बीजापुर के शासक कौन? तो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना की। मैंने क्या बोला? किस पुर्तगाली वायसराय ने बीजापुर के शासक, सही कर लेना, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना की? तो वही है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। किसने किया? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया। साथियों देखो, इसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना गया है। किसे? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। साथियों अभी तुरंत बताना है आपको, मैंने अभी तुरंत बताया है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत में पुर्तगाली वायसराय पहला कौन था। ठीक है, चलो अब देखो, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय से इसने भटगल में दुर्ग बनाने की इजाजत ली। किसे? तो विजयनगर के शासक कौन थे उस समय? कृष्णदेव राय थे, जिससे इन्होंने भटगल एक जगह है जहां पर दुर्ग बनाने की इजाजत ली और इन्होंने दे भी दिया। अब अगला प्रश्न आपका है, किस पुर्तगाली वायसराय ने भारत में हिंदू महिलाओं से विवाह की नीति अपनाई? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत में हिंदू महिलाओं से विवाह की नीति अपनाई। देखो, 1515 में इसने मलक्का और होर्मुज ईरान पर अधिकार कर लिया तथा लाल सागर के मुहाने पर स्थित सोकोत्रा द्वीप, सुमात्रा के द्वीप, श्रीलंका के कोलंबो इत्यादि में नए किले की स्थापना की।
ठीक है साथियों, इत्यादि में क्या किया इसने, तो नए किले की इसने स्थापना की। अब अगला प्रश्न आपका है, किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन की जगह, किसे, तो कोचीन की जगह साथियों गोवा कर लेना है, बुआ हो गया मिस्टेक से, ठीक है, गोवा कर लेना, हंसना कम और यहाँ पे क्या कर लेना, गोवा कर लेना साथियों, ठीक है। इतनी मेहनत करता हूँ साथियों आप लोग से, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे क्या करना, बुआ मत करना, गोवा कर लेना, ठीक है साथियों। फिर से प्रश्न बोल रहा हूं मैं, किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन की जगह गोवा को 1530 में राजधानी बनाई। पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी गोवा कब बनी, तो 1530 में बनी। और किस पुर्तगाली वायसराय ने बनाया था साथियों, तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा नीनो डी कुन्हा। कौन, तो नीनो डी कुन्हा ने क्या किया था, 1530 में गोवा को राजधानी बनाई कोचीन की जगह। अब देखो इसने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार पर एकाधिकार कर लिया तथा क्वार्ज पद्धति को लागू किया, जो एक प्रकार का लाइसेंस था। साथियों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्वार्ज पद्धति को किस पुर्तगाली वायसराय ने लागू किया था, तो नीनो डी कुन्हा ने लागू किया था। ये क्या था, तो एक प्रकार का लाइसेंस था। अब लाइसेंस मतलब क्या साथियों, देखो आपको पता ही होगा ना, आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, इसमें मैं बोल रहा हूं इसमें क्या था, तो यदि कोई देश या व्यक्ति अपने जहाज को किसी एशियाई देश में भेजना चाहता है तो उसे यह लाइसेंस लेना आवश्यक था। इसके लिए निर्धारित शुल्क देना होता था और इस लाइसेंस को अकबर ने भी समुद्री व्यापार हेतु स्वीकार किया था। अकबर था उस समय मुगल बादशाह, जिसने इसने भी स्वीकार किया क्या, तो क्वार्ज पद्धति को, जो लाइसेंस था ये किसने लगाया, तो नीनो डी कुन्हा ने साथियों इसको लागू किया था। अब देखो साथियों, भारत का जापान के साथ व्यापार का श्रेय किसे जाता है, पुर्तगालियों को जाता है। पुर्तगालियों के आगमन से भारत में क्या आया, तंबाकू आया, गलत बात है, ये नहीं आना चाहिए था। आलू आया, टमाटर आया, टमाटर की खेती और जहाज निर्माण तथा पेंटिंग की शुरुआत हुई। किसके आने से, पुर्तगालियों के आगमन से साथियों। गोथिक कला भवन निर्माण की प्रक्रिया है, गोथिक कला का विकास हुआ पुर्तगालियों के आने से, ठीक है। आलू किसकी देन है, पुर्तगालियों की ही देन है। अब अगला प्रश्न हमारा है, गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना कब हुई। गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना कब हुई, 1507 में हुई। कब हुई, 1507 में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना हुई। अब अगला प्रश्न हमारा है, प्रसिद्ध ईसाई संत जेसुइट, कौन, जेसुइट किस पुर्तगाली वायसराय के साथ 1542 में भारत आया था। मैंने क्या बोला, प्रसिद्ध ईसाई संत जेसुइट किस पुर्तगाली वायसराय के साथ 1542 में भारत आया था, तो मार्टिन अल्फांसो डिसूजा के साथ। किसके साथ, मार्टिन डिसूजा साथियों मिल जाएगा, ये देखने का पूरा नाम क्या है, मार्टिन अल्फांसो डिसूजा। अब देखो मार्टिन अल्फांसो डिसूजा के साथ प्रसिद्ध संत जेसुइट फ्रांसिस्को जेवियर भारत आए थे। कौन आया भारत, तो जेवियर भारत आया था और यह भारत आने वाला प्रथम पादरी था। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि भारत आने वाला प्रथम पादरी कौन था, तो क्या बोलोगे आप, उसका नाम क्या है, उसका नाम है जेसुइट। क्या नाम है, जेसुइट। और किसके शासनकाल में लाया गया इसको, कौन से वायसराय के शासनकाल में, तो मार्टिन अल्फांसो डिसूजा ने साथियों इसको लाया था। अब अगला प्रश्न आपका है, बंगाल में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने कहां फैक्ट्री की स्थापना की, तो हुगली में साथियों पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री की स्थापना की, यानी कि बंगाल में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने कहां फैक्ट्री बनाई थी, तो हुगली में बनाई थी साथियों। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री की स्थापना कहां हुई, कहां हुई थी, तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। बस आपको याद होगा कि वास्को डी गामा जब दूसरी बार आया था तभी हुआ था, और कहां हुआ था ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न आपका है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था, तो पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था। किसने, तो पुर्तगालियों ने। अब साथियों ये लास्ट प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न आपका ये है कि पौंडीचेरी वर्तमान में पुडुचेरी है, पौंडीचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका एक कथन एक है, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। और तीसरा आपका है, अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया था। इस तीनों में कौन सा सही होगा, ऑप्शन एक आपका केवल एक है, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, और ऑप्शन 4 है 1 2 3। तो आपको साथियों बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, आपको ये बताना है। अब देखो साथियों पुर्तगालियों का पतन कैसे होता है, तो 1580 में पुर्तगाल स्पेन के राजा के साथ जुड़ गया और स्पेन के पतन होने के साथ साथ इसका भी पतन हो गया। ठीक है साथियों, कैसे, तो देखो 1588 में नौसेना युद्ध में अंग्रेज ने स्पेन को करारी शिकस्त दी। इसके बाद स्पेन की नौसैनिक शक्ति क्या हो गई, खत्म हो गई, और साथ साथ पुर्तगालियों की भी नौसैनिक शक्ति समाप्त हो गई, क्योंकि दोनों ने मिलकर लड़ा था। 1641 में डचों ने पुर्तगालियों से मलक्का दुर्ग छीन लिया। 1659 में श्रीलंका पुर्तगालियों के साथ
के हाथों से चला गया साथियों। और 1663 में मालाबार के सभी दुर्गों पर मालाबार के सभी दुर्गों को डचों ने जीत लिया और पुर्तगालियों को भारत से निर्णायक रूप से खदेड़ दिया साथियों। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पुर्तगालियों को भारत से निर्णायक रूप से किसने खदेड़ दिया, किसने भगा दिया? डचों ने साथियों। किसने भगा दिया? डचों ने। कब भगाया? 1663 में। तो साथियों ये था हमारा टॉपिक, पुर्तगालियों का आगमन। अब साथियों इसके बाद डचों का आगमन होगा, उसके बाद अंग्रेजों का आगमन होगा। ठीक साथियों, याद रखना, पहले कौन आया? पुर्तगाली आया, फिर डॉग आया, मतलब डच आया, उसके बाद अंग्रेजी डॉग आया साथियों। इस तरह से याद कर लेना साथियों आप। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताना साथियों, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। धन्यवाद।